नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, करेला, लौकी जैसी फसलों की अगर नर्सरी बनाते होंगे तो उस नर्सरी बनाने के पीछे का कारण आप सभी को पता नहीं होता है, लेकिन सब बनाते हैं, इसलिए आप भी नर्सरी बनाते हो। तो नर्सरी बनाने के पीछे के फायदे यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक नर्सरी यानी कि आप एक जगह पे कुछ पौधे बनाते हो और उसको फिर से कुछ कालावधि के बाद ट्रांसप्लांट करते हो, तो इसको नर्सरी बोलते हैं। और कुछ एक दूसरा मेथड ऐसा होता है कि जगह पर बीज बोकर उसका ध्यान रखकर आप उन पौधों को बड़ा करते हो, तो उसको अलग मतलब जगह पर पौधों को बढ़ाना, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो नर्सरी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नर्सरी में आपका स्प्रेइंग मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, आपका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अगर आप इस्तेमाल करोगे जिससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो अगर ये सब जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, पहले अभी हम जान लेते हैं कि भाई नर्सरी के फ़ायदे और नुकसान क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई नर्सरी का जो एरिया होता है वो बहुत ही कम होने के कारण आपको उसके अंदर लगने वाले फर्टिलाइज़र, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, टॉनिक का जो भी खर्चा होता है वो बहुत ही कम मात्रा में आता है और उसका जो आउटपुट है यानी कि जो रिज़ल्ट है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरा आपका एक बात होता है कि जो आप मेहनत 1 एकड़ में 2 एकड़ में करते हो तो नर्सरी का एरिया कम होने से आपका मेहनत भी वहाँ पे कम लगता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि नर्सरी के पौधे जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो ट्रांसप्लांट करने से पहले अगर आपके पौधों में नर्सरी में अगर कुछ विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, ऐसे अगर डिसीज़ आने के कारण आपकी नर्सरी ख़राब हो गई तो आपका पूरा एकड़ का नुकसान नहीं होता है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ नर्सरी में नुकसान होता है। तो आप किसी और दूसरे नर्सरी से पौधे मंगवा कर आपका ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। ये सही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जिससे क्या होता है जो आपका रिस्क वाला जो रेशो होता है वो कम हो जाता है। तो ये सब फायदे आपके नर्सरी से होते हैं। अभी आप कहोगे कि भाई नुकसान क्या होता है, आपने नुकसान का इस्तेमाल भी नुकसान इस वर्ड का इस्तेमाल भी किया था। तो नुकसान इतना ही होता है कि नर्सरी में नर्सरी बनाते वक्त आपको जो भी एक पौधे आपके बगल बगल में रहते हैं या फिर कोकोपीट में ट्रे के अंदर छोटी छोटी एक एरिया मिलता है उनको रूट जोन डेवलप करने के लिए, तो वो कम एरिया मिलने के कारण पौधा कम विकसित होता है, मतलब कुछ हद तक ही वो बढ़ सकता है। उसके आगे वो बोनसाई की तरह बनने की कोशिश करता है। बोनसाई क्या है आपको पता ही होगा, जिनको पता नहीं उनके लिए कमेंट में बता दो, मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो बोनसाई की तरह बनने की कोशिश करता है, जिससे पौधों की ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो सकती, उसको समय पर लगाना ही पड़ता है। ये इसका सबसे पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया कि भाई जो भी नर्सरी में आपके पौधे होते तो वो जब आप निकाल कर जब ट्रांसप्लांट करते हो तो उसके जड़ों को नुकसान होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। तो वो इसी स्ट्रेस के कारण जब आप प्लांटेशन करते हो तो प्लांटेशन करते वक्त आपको पता है कि भाई जो पौधा है वो स्टेबल होने में, वो विकसित होने में थोड़ा समय लेता है, स्ट्रेस में जाता है। तो 10-12 दिन का ये समय लेता है, जो कि पौधे को विकसित करने में एक बहुत ही एनर्जी खर्च कराने को मजबूर करता है। तो ये एनर्जी वेस्ट भी जाती है तुलना में, कौन सी तुलना में, जो जहाँ पे जगह पे बीज बोया जाता है। तो जहाँ पे बीज बोया जाता है वहाँ पे तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा रिस्क भी है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेस आने का जो भी एक सिस्टम है जहाँ पे जगह पे बीज बोया जाता है उसमें नहीं होता है। तो ये आपके नर्सरी का नुकसान भी है। तो किसान भाइयों, अभी हम जानते हैं कि नर्सरी बनाते वक्त आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे करना है। तो देखो, नर्सरी अगर आप बारिश के सीज़न में कर रहे हो तो बारिश में हमें क्या चाहिए, पानी कम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसा हो ऐसे हमें चाहिए। तो बारिश ज़्यादा यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन के कारण आने वाले फंगस या फिर कीटक भी ज़्यादा होते हैं। तो इस नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आप बारिश के सीज़न में अगर नर्सरी डाल रहे हो तो उस नर्सरी में आपको मैग्नीशियम सल्फेट या फिर पोटेश का इस्तेमाल वो नर्सरी डालने से पहले करना है। और अगर आपका नर्सरी बारिश सीज़न को छोड़कर अगर आप कर रहे हो तो सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर यदि आप नर्सरी डालने से पहले इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी के जो भी चीज़ें आप बाद में थोड़ा थोड़ा करके नर्सरी में भी डलवा सकते हो। नर्सरी में बेसल डोज ऐसा बड़ा बनाना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि एरिया छोटा होता है। आप अलग अलग करके भी फर्टिलाइज़र दोगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो नर्सरी में जो भी आप फर्टिलाइज़र दोगे वो ज़्यादातर पोटेश बेस होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
का, मतलब हल्का रेशो पोटेश का ज़्यादा होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपके नर्सरी के पौधों में ज़्यादा स्टोरेज बढ़ेगा और स्टोरेज बढ़ने के कारण प्लांटेशन करने के बाद उसमें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी बन जाता है। और एक बात ऐसी हो गई कि भाई नर्सरी का जब आप मतलब नर्सरी आपका जब प्लांटेशन करने का समय नज़दीक आता है तो नर्सरी में आपको नाइट्रोजन युक्त आपको खाद नहीं देने, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पोटेश देना है, क्योंकि आपको नाइट्रोजन मतलब एनर्जी रिलीज़ नहीं करनी, आपको स्टोर करनी है जब आप प्लांटेशन करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा भी पोटेश देने की ज़रूरत नहीं है। आप 05234 से भी काम चला सकते हो। मतलब एक फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में प्लांटेशन करने से पूर्व अगर आप 5234 का भी इस्तेमाल करोगे नर्सरी में तो भी चल जाएगा। तो किसान भाइयों, नर्सरी में स्प्रेइंग मैनेजमेंट कैसे रखना है? तो नर्सरी में स्प्रेइंग मैनेजमेंट रखना बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि भाई बारिश का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, किसी का भी मौसम हो, जो दवाइयाँ लगती है वो बहुत ही कम मात्रा में लगती है नर्सरी के अंदर। तो महंगी से महंगी दवाई भी आप लाकर अगर आप अपनी नर्सरी में छिड़काव करते हो तो उसका ज़्यादा टेंशन, उसका ज़्यादा बर्डन आपके दिमाग पे नहीं होता है। तो इसीलिए नर्सरी में स्प्रेइंग मैनेजमेंट जितना पावरफुल रख सकते हो उतना पावरफुल रखना है। जो भी एक रोग और कीटक आते हैं उनके हिसाब से आपको स्प्रेइंग मैनेजमेंट रखना है। यानी कि जो अभी देखो बारिश का सीज़न रहता है तो वहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू, पर्पल ब्लॉच या फिर लेड ब्लाइट की समस्या ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे जो उसके ऊपर काम करने वाली दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आप ऐसे में एलियट जैसे, जैम्प्रो जैसे, इक्वेशन प्रो जैसे, एक्रोबैट जैसी दवाइयों का भी इस्तेमाल अगर आप नर्सरी में करते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ता है। तो बाकी के सीज़न वाली जो दवाई है वो सस्ती होती है, तो उसका भी मैनेजमेंट आप सीज़न के अनुसार जो रोग, जो कीटक आ सकते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। स्प्रेइंग मैनेजमेंट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई प्लांटेशन से पूर्व एक दिन, मतलब एक दिन पहले आपको क्या करना है कि आपके नर्सरी के अंदर एक जो भी आपके मतलब प्लांटेशन के बाद जो भी डिसीज़ आने का या फिर इंसेक्ट आने की संभावना रहती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप प्याज का प्लांटेशन कर रहे हो या फिर मिर्च का कर रहे हो तो प्याज और मिर्च में क्या आ सकता है, लेड ब्लाइट और आपका थ्रिप्स आता है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि भाई लेड ब्लाइट आ रहा है तो आप जैम्प्रो या फिर इक्वेशन प्रो या फिर करजेट का इस्तेमाल कर सकते हो। थ्रिप्स के लिए आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अर्ली ब्लाइट के लिए या फिर पाउडर मिल्ड्यू के लिए आप फॉलिकेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो आने वाला है तो प्लांटेशन से पूर्व नर्सरी में एक दिन पहले अगर आप स्प्रेइंग करोगे तो प्लांटेशन के बाद 10 दिनों तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलना नहीं है, चाहे वो किसी भी फसल की नर्सरी हो। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे कि भाई नर्सरी में वाटर मैनेजमेंट कैसे रखना है। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको सिंपल पता है कि भाई बारिश का मौसम हो तो पानी देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपका ठंड का दिन हो या फिर गर्मी के दिन हो तो वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से आपका होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट आपका पावरफुल रहेगा उतनी ही आपकी नर्सरी शानदार रहेगी। नर्सरी में पानी का जो भी एक तनाव है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ों का विकास बहुत ही कम होता है और नर्सरी में पौधे बगल बगल में होने के कारण जो कंपटीशन रहता है दो पौधों के बीच में वो पानी, खाद या फिर सभी चीज़ों के लिए ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आपका वाटर मैनेजमेंट में एक बार थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो गया आपका ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में तो चलेगा, लेकिन वाटर स्ट्रेस वहाँ पे नहीं होना चाहिए, पानी का तनाव वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब आप प्लांटेशन करते हो तो प्लांटेशन से पूर्व नर्सरी में वापसा कंडीशन ज़्यादा हो तो चल जाएगा। ट्रे होगा तो कोई बात नहीं। ट्रे में भी आपको एक ध्यान में रखना है कि भाई ट्रे में जो कोकोपीट के कारण उसमें लीचिंग होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी देना है। थोड़ा पानी ज़्यादा ट्रे में भी हो गया तो चल जाता है, कोई टेंशन वाली बात वहाँ पे नहीं है। तो किसान भाइयों, आज की खास बात जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द करो। हमारे विजिट सर्विसेज भी आपके लिए अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके अपने खेत में हमें भी बुलवा सकते हो और आपके जो भी लाइफ टाइम प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन भी हम आपको दे सकते हैं। और रही बात आज की खास बात में, क्या खास होने वाला है, तो देखो दोस्तों, हम नर्सरी बनवाते हैं तो नर्सरी के दो प्रकार है, एक पॉली हाउस वाली नर्सरी और हम एक जो खुले आसमान के नीचे जो हमारे खेत में ही हम नर्सरी बनाते हैं वो वाली नर्सरी। तो दोनों में से कौन सी वाली नर्सरी आपके लिए बेस्ट है, उसका जो कंपैरिजन है रेट का, वो फर्टिलाइज़र का, वो क्वालिटी का जो भी कंपैरिजन है वो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के लाइक का टारगेट है, 2000 लाइक का टारगेट है, आप जल्दी कंप्लीट करा दो। इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल में वीडियो लाना चाहता हो तो आप लाइक का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट करा दीजिएगा। और नर्सरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो या फिर कुछ पॉइंट रह चुके हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।